ये पिक्चर अर्जुन सूरी द्वारा 2013 में ली गई थी। ये मीरा है। 43 साल की मीरा दिल्ली के बाहर एक छोटे से गांव राजकुरी में रहती है। 20 साल पहले अपने हस्बैंड से डॉरी को लेकर हुए एक झगड़े में इनके हस्बैंड ने इन पर केरोसिन डालकर इन्हें जलाने की कोशिश की। आनन फानन में इन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर इनकी जान तो बच गई, लेकिन इनके हस्बैंड ने इन्हें धमकी दी कि अगर इसने पुलिस के सामने कुछ भी मुंह खोला तो ये इनके बच्चे को भी मार डालेगा। इन सबसे आहत मीरा इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो पुलिस के सामने झूठ बोल गई। ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसे दसियों केस मिल जाएंगे जहां पर उनके हस्बैंड्स और उनके रिलेटिव्स अपनी बहुओं और अपनी पत्नियों को मारने की कोशिश करते हैं और कई कई इंसिडेंट में जान भी चली जाती है। अगर पिछले 10 सालों के डेटा को देखें तो देश में हर साल एवरेजली औसतन 7,000 महिलाओं की हत्या हो जाती है सिर्फ डॉरी की वजह से। सिर्फ साल 2016 की बात करें तो 7,621 महिलाओं की हत्या हुई थी सिर्फ डॉरी की वजह से। अगर इसे हम पर डे एवरेज निकालें और 365 से डिवाइड करें तो हर रोज 21 महिलाओं की हत्या औसतन हो जाती है पूरे देश भर से सिर्फ डॉरी की वजह से। एक सर्वे के मुताबिक 1999 से 2016 तक जितनी भी फीमेल किलिंग्स हुई हैं उनमें से 40 to 50% फीमेल किलिंग सिर्फ डॉरी की वजह से होती हैं। मतलब रेप विक्टिम और अदर टाइप्स ऑफ जो फीमेल किलिंग्स होती हैं उनमें से 40 to 50% यानी कि आधे केसेस सिर्फ डॉरी की वजह से होती हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इंडियन सोसाइटी में डॉरी जैसी चीज़ आई कैसे? क्या ये एंशिएंट इंडिया से प्रेजेंट थी या बाद में कहीं पर ऐड हो गई? तो हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया से, उसके बाद मिडिवल इंडिया में आएंगे और उसके बाद मॉडर्न इंडिया होते हुए हम अभी के समय में बात करेंगे कि आखिर कैसे ये इंडियन सोसाइटी में ऐसी एक कुप्रथा इंटर कर गई और अभी एग्जिस्ट कर रही है। स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया से। यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे अरियान की फर्स्ट बुक इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो 300 BC के आसपास लिखी गई थी। उसमें उन्होंने डॉरी को लेकर क्या कहा था उसे मैं एज इट इज कोट करना चाहूँगा। फॉर इन सेलेक्टिंग अ ब्राइड दे केयर नथिंग वेदर सी हैज़ अ डॉरी एंड अ हैंडसम फॉर्च्यून but look only to her beauty and other advantages of outward person। यहाँ पर एरियन अपनी पहली बुक में कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो शादियाँ होती हैं इंडियन पीपल की, वो डॉरी को लेकर कुछ नहीं है उनके बीच। वो डॉरी की डिमांड नहीं करते, ना उनके बीच कुछ लेन देन होता है, बस वो खूबसूरती देखते हैं और अदर एडवांटेजेस देखते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद सेम कोट हमें मिलता है उनके सेकेंड बुक जो मेगास्थनीज से रिलेटेड है, वो भी 300 BC के आसपास लिखी गई थी और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो मैं एज इट इज कोट करता हूँ। दे इंडियन मैरी विदाउट आइदर गिविंग और टेकिंग डॉरी। यहाँ पर एरियन ने अपनी सेकेंड बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि जो इंडियन लोग होते हैं वो डॉरी का आदान प्रदान नहीं करते हैं। अब मिडिवल इंडिया के सिनेरियो को समझाने के लिए मैं रेफरेंस लूँगा अल बिरूनी की बुक जो 1035 AD में लिखी गई थी और जिसे अल बिरूनी ने लिखा था वो एक ईरानियन स्कॉलर थे। वो मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया आए थे और उन्होंने ये बुक लिखी थी इंडियन कल्चर हिंदू संस्कृति पर। अल बिरूनी ने अपनी बुक तहरीक हिंद में मैट्रिमोनी चैप्टर में जो लिखा है उसे मैं एज इट इज कोट करता हूँ। द इम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेडिंग रिजॉइसिंग आर ब्राउट फॉरवर्ड, नो गिफ्ट इज सेटल्ड बिटवीन देम, द मैन गिव्स ओनली अ प्रेजेंट टू द वाइफ एज ही थिंक्स फिट and a marriage gift in advance which he has no right to claim back, but the wife may give it to him of her own will if she doesn't want to marry। ये 1035 AD में अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया था। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि शादियों के वक्त दहेज की जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती थी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन अगर हस्बैंड चाहे, जो होने वाला हस्बैंड है वो चाहे तो एक गिफ्ट दे सकता है अपनी वाइफ को, लेकिन उसे क्लेम बैक करने का भी राइट नहीं है। और अगर उन्हें शादी नहीं करनी है लड़की को तो वो उसे वापस कर सकती है। इसका मतलब होता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। यहाँ से भी ये क्लियर होता है कि मिडिवल इंडिया में डॉरी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अर्ली मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया जो थी उस वक्त डॉरी क्यों नहीं पॉपुलर थी? मेरे ओपिनियन से इसका एक बहुत बड़ा रीज़न मनुस्मृति है, क्योंकि उस वक्त जब एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया का पीरियड था तो जो राजा महाराजा होते थे बहुत सारे एरिया के इंडिया के, वो मनुस्मृति को फॉलो करते थे, उनसे रिलेटेड ग्रंथों को फॉलो करते थे अपना राजकाज चलाने के लिए। तो मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 वर्स 31 में असुर विवाह को दिखाया गया है, असुर विवाह के बारे में लिखाया गया। बेसिकली मनुस्मृति में 8 टाइप्स ऑफ मैरिज को बतलाया गया है, जिसमें से चैप्टर 3 वर्स 31 में असुर विवाह को बतलाया गया है कि अगर कोई हस्बैंड
या जो लड़का है वो शादी करता है दहेज को लेकर, तो उसे असुर विवाह का दर्जा दिया जाएगा, जो कि बुरा माना जाता था। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि एंशिएंट इंडिया में लड़कियों के पास इनहेरिटेंस राइट का होना। इसके लिए भी मनुस्मृति कहीं मैं एक कोट करना चाहूँगा, उनके चैप्टर नंबर 9 वर्स 118 में लिखा गया है कि अगर कोई भाई अपने हिस्से का 1/4 पार्ट अपनी बहन को नहीं देता है तो वो अपने लाइफ के निम्नतम स्तर तक पहुंचता जाएगा और डिग्रेड हो जाएगा लाइफ में। तो इसके वजह से जो लड़कियां होती थी उन्हें इनहेरिटेंस राइट मिलती थी अपने पापा की प्रॉपर्टी में, और अपने भाई के साथ हिस्सेदारी मिलती थी उन्हें। तो ये भी एक रीज़न था कि शादी के बाद वो उस पैसे को, उस धन को जो उन्हें प्रॉपर्टी मिला, वो शादी के बाद अपने ससुराल ले जाती थी, जहाँ पर उन्हें कोई टॉर्चर नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके मायके तरफ से उनकी हिस्सेदारी मिल गई। तो डॉरी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके बाद। इसको कंफर्म करते हैं अल बिरूनी भी। उन्होंने भी इनहेरिटेंस राइट में चैप्टर नंबर 72 में अपनी बुक तहरीके हिंद में लिखा है, अ डॉटर इन द 11th century इंडिया हैड लीगल राइट टू इनहेरिट फ्रॉम हर फादर बट ओनली अ 4th part of her brother. The daughter took this inheritance amount with her when she married. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि उस वक्त इनहेरिटेंस राइट होते थे तो लड़के के पक्ष वाले डॉरी की डिमांड करते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें इनके घर से लड़की के घर से पहले ही इतना अमाउंट मिल जाता था, एक हिस्सेदारी मिल जाती थी कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सवाल ये आता है कि डॉरी रियली में स्टार्ट कैसे हुई। तो एक बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल एविडेंस कि हाउ डॉरी स्टार्टेड। इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आप एजम्पशन लगा सकते हैं। और मेरे ओपिनियन से मुझे लगता है कि किसी भी कुरीति को, किसी भी प्रथा को, किसी भी चीज़ को एक समाज में इस्टेब्लिश करने के लिए, एक समाज में स्टार्ट करने के लिए वेरियस फोर्सेस काम करते हैं। किसी एक रीजन से नहीं होता कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वेरियस फोर्सेस, वेरियस रीजन्स काम करते हैं, तब एक बदलाव आ पाता है समाज में। तो आई थिंक डॉरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वेरियस फोर्सेस काम किए होंगे और वेरियस चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से डॉरी स्टार्ट हो गई। लेकिन हम यहाँ पर कुछ एक डिस्कस करेंगे, कुछ एक मुद्दे को लेकर कि मेन रीज़न क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उन पर एक डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं रेफरेंस लूँगा वीना तलवार ओल्डनबर्ग की लिखी किताब डॉरी मटर द इम्पीरियल ओरिजिन ऑफ कल्चरल क्राइम। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस वक्त प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइज करने की एक होड़ सी मच गई। लोग अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाने लगे, अपने लैंड की, अपनी ज़मीन की, अपनी प्रॉपर्टी की। लेकिन उसमें एक लूप होल था, और वो ये था कि उस वक्त सिर्फ मर्दों के, मतलब मेल्स के नाम पर सिर्फ रजिस्ट्री हो सकती थी, फीमेल्स के नाम पर नहीं हो सकती थी। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ कि अगर मेरी फैमिली के नाम पर कोई ज़मीन रजिस्ट्री होनी है तो या तो मेरे पापा के नाम पर होगी, और अगर मेरे पापा नहीं है तो मेरे नाम पर होगी, ना कि मेरी माँ के नाम पर या मेरी बहन के नाम पर नहीं हो सकती। इस एक्ट में प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई विधवा औरत है जिसके घर में कोई मेल सीना है, उनके ससुर जी भी नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा। तो उस वक्त क्या होता है कि उस विधवा औरत के, जो उस विडो वुमेन होती थी, उनके जो नियरेस्ट मेल होते थे उनके नाम पर वो ज़मीन रजिस्ट्री कर दी जाती थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट के अधिकार से एक्सक्लूड कर दिया गया। उन्हें वो राइट मिला ही नहीं कि वो अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी को रख सकती हैं या कुछ हो सकती है। इसकी वजह से इनहेरिटेंस राइट जैसी जो चीज़ थी, जो पिता की प्रॉपर्टी से इनहेरिटेंट होकर आती थी बेटियों के पास, वो भी ख़त्म हो गई। और इसके वजह से हुआ क्या कि लड़के वाले सोचने लगे कि जो लड़कियां शादी के बाद मायके से कुछ लेकर तो आएगी नहीं, अपनी उसकी प्रॉपर्टी में उसकी कोई हिस्सेदारी तो है नहीं, तो उसके बदले में वो एक कंपनसेशन अमाउंट की डिमांड करने लगे, और धीरे धीरे यह डॉरी के रूप में परिवर्तित हो गई। गवर्नमेंट ने डॉरी जैसी चीज़ को रोकने के लिए और डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए मेनली 2 एक्ट को पास किया है, जिसमें से पहला है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 एंड द सेकंड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 बेसिकली डॉरी को लेने और देने को प्रोहिबिट करता है, एंड द सेकंड वन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वुमेन्स के घरों में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज़ लाइक फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल एटसेट्रा एब्यूज़ को
प्रोहिबिट करता है और उन्हें सजा देता है गुनहगार को। गवर्नमेंट ने इन एक्ट्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इनमें आईपीसी और सीपीसी के कई सेक्शंस जोड़े, जिनमें 1983 में जुड़े 498A और 304B काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें 498A काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसे 26 दिसंबर 1983 को ऐड किया गया था, जिसके तहत अगर कोई हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स अपने घर में बीवियों को और अपनी बहुओं को टॉर्चर करते हैं तो उन्हें इसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर वो इस पे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस सेक्शन के अंडर वैसे केस आते हैं कि अगर किसी महिला की हत्या शादी के 7 सालों के अंदर हो जाती है ड्यू टू डॉरी हरासमेंट और सच टाइप ऑफ वायलेंस, तो उनके हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स पर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं, जिन्हें कन्विक्ट होने पर उन्हें सज़ा भी मिल सकती है। 498A और 304B में 3 टर्म आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निजेबल, the second one is non compoundable and the third one is non bailable। कॉग्निजेबल का मतलब है कि इसमें बिना किसी वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि अगर ये केस एक बार दर्ज हो गई तो ये विड्रॉ नहीं हो सकती। एंड द थर्ड वन इज नॉन बेलेबल, मतलब कि अगर एक बार गिरफ्तारी हो गई तो बिना मजिस्ट्रेट के आपकी बेल नहीं हो सकती। इसे समझाने के लिए मैं यहाँ द हिंदू के एक आर्टिकल जिसे रुक्मिणी एस ने लिखा है उसका सहारा लेना चाहूँगा। रुक्मिणी एस ने यहाँ पर 2 डिकेड्स के डेटा को लेकर इसे एनालाइज किया है, 1993 से 2003 एंड 2003 से 2013 तक। मतलब 2 डिकेड्स में 498A और 304B में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो रिपोर्ट्स केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि 1993 से 2003 तक जो 498A के केसेस में इंक्रीमेंट था वो 217% का था, जबकि 304B में 20% का था। मींस 200% का गैप आ रहा है दोनों के बीच। वहीं 2003 से 2013 के बीच जो 498A के केसेस में इंक्रीमेंट था वो 134% का था, जबकि 304B में सिर्फ 30% का था। तो इतना ज़्यादा गैप कुछ ना कुछ डिनोट जरूर करता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। 1993 से 2003 के बीच जो फॉल्स केस पाए गए 498A के अंतर्गत, उनका परसेंटेज था 13%, जबकि 304B के अंतर्गत जो फॉल्स केस पाए गए उनका परसेंटेज था 5%। वहीं 2003 से 2013 के बीच 498A के 9.7% केसेस फॉल्स पाए गए, जबकि 304B के केसेस 5% फॉल्स पाए गए। अब बात करते हैं अपने अंतिम ग्राफ पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर कोर्ट्स में आने के बाद केसेस जो कन्विक्शन होता है, जितने आरोपी साबित हो पाते हैं, जो दोषी साबित हो पाते हैं, उनकी संख्या कितनी है। 1993 से 2003 के बीच 498A के केसेस, जितने केसेस कोर्ट्स पहुंचे थे, उनमें से 84% को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाया। इसी डिकेड्स में 304B के अंतर्गत आने वाले 67.7% केसेस को भी बरी कर दिया गया। हमारे दूसरे डिकेड्स यानी कि 2003 से 2013 के बीच 498A के केसेस में 81.9% केसेस में जो एक्यूज था वो बरी हो गया, उन्हें दोषी नहीं पाया गया। वहीं 304B में ये केसेस 67% आए, जिसमें से एक्यूज को बरी कर दिया गया। NCRB की डेटा के अनुसार साल 2012 में 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था डॉरी ऑफेंस के तहत, लेकिन उनमें से सिर्फ 14% लोगों को ही दोषी पाया गया, बाकी सबको बरी करना पड़ा। ये सारे डेटा शो करते हैं कि 498A और 304B, खासकर 498A में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उनका, उस एक्ट का किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। इन्हीं सब मिसयूज को रोकने के लिए कोर्ट्स ने कई एक्शन लिए और उन्होंने जुलाई 2017 में एक जजमेंट पास किया, जिसमें यह कहा गया कि 498A के अंतर्गत जितने भी केसेस दर्ज होंगी उन्हें जिले में स्थित एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अपने लेवल पर उन्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे और तभी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। लेकिन सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, और उनका कहना था कि 498A इस जजमेंट की वजह से वीक होता जा रहा है, और उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो अपने लिए पुलिसों को ट्रेंड करें ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके, जिससे
जो फॉल्स केस है उसमें कमी लाई जा सके। तो इन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है? आई थिंक कंक्लूजन ये निकलता है कि डॉरी ना तो किसी एक्ट से, ना गवर्नमेंट के एक्शन से, ना कोर्ट के एक्शन से ख़त्म हो सकती है। ये ख़त्म हो सकती है एक समाज लेवल पर, अगर हम लोग चाहें तो। इसका मेरे को जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है इनहेरिटेंस राइट का ना होना हमारे इंडियन सोसाइटी में। हालांकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ये अधिकार बेटियों के पास मिले हैं कि उन्हें भी अपनी पिता के प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है अपने भाइयों के रिस्पेक्ट में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़की के माता पिता अपनी बेटियों को भी इनहेरिटेंस राइट दें, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दें, तो इससे हम दो कुप्रथा पर आघात कर सकते हैं। एक पहला जेंडर इक्वलिटी और दूसरा डॉरी, क्योंकि लड़के के पक्ष वालों को भी लगेगा कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो डॉरी की एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेंगे। और लड़के वालों को भी समझना होगा कि डॉरी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है और आप लड़की से शादी कर रहे हैं ना कि उनके प्रॉपर्टी से। तो आप एक रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन में ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। धन्यवाद।